हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले सेशन में हमने लेटर राइटिंग के बारे में बात की थी। तो लेटर राइटिंग में जो हमारा पिछला सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको लेटर के बारे में, लेटर कितने प्रकार के लिखे जाते हैं और ये सब बातें बताई थी। तो मैंने आपको बताया था कि लेटर राइटिंग दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है, दूसरा इनफॉर्मल लेटर होता है। तो हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करना चाह रहे हैं उसमें फॉर्मल लेटर की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर तो हमारे जो दोस्त और रिलेटिव जो होते हैं, फ्रेंड्स या रिलेटिव जो होते हैं उन्हें लिखे जाते हैं, और हम बात करना चाह रहे हैं फॉर्मल लेटर की। तो मैंने आपको कहा था कि फॉर्मल लेटर ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको काइंड्स बताए थे कुछ। तो काइंड्स बताए थे, मैंने आपसे ये बताया था कि जो फॉर्मल लेटर हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम 4 प्रकार के लेटर्स पढ़ेंगे। पहला मैंने आपको बताया था जॉब लेटर या जॉब एप्लीकेशन कह सकते हैं हम उसे, ये बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया था बिजनेस लेटर, और तीसरा मैंने आपको बताया था कंप्लेंट लेटर, और लास्ट मैंने आपको बताया था लेटर टू एडिटर। तो मैंने आपको अच्छे से आपको बताया था और उसमें फॉर्मेट भी बताया था कि इन फॉर्मल लेटर्स का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है, वो सभी में काम आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात करने जा रहे हैं आज जो हमारा टॉपिक है उसी संदर्भ में, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है आपका जॉब एप्लीकेशन। यानी पहला प्रकार जो हमने पढ़ा था, 4 काइंड्स इसमें पढ़े थे, वो चारों के चारों हमें सीखने हैं स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जॉब एप्लीकेशन के बारे में। किसके बारे में? जॉब एप्लीकेशन के बारे में। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था विस्तृत, तो आपको ये बातें की थी कि जॉब एप्लीकेशन क्या होते हैं, बिजनेस लेटर क्या होते हैं, कंप्लेंट लेटर क्या होते हैं, और इसके अलावा लेटर टू एडिटर क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। आज हम उसी स्टेप में एक एक बात को वापस स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपको मैंने बताया था जॉब एप्लीकेशन के बारे में, पहले फॉर्मेट की बात की थी हमने, सभी का फॉर्मेट हमने बात की थी। तो उस फॉर्मेट में सभी के बारे में कहा था कि मैंने जिस प्रकार से कहा था कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है, ये सब बातें सभी इन फॉर्मल लेटर्स में लिखी जाएगी। बट आज हम जॉब एप्लीकेशन का विशेष ध्यान देंगे, उसमें जो हमारा वो फॉर्मेट वो रहेगा। अब मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि यदि आप इस फॉर्मेट में मैंने जो बातें बताई वो यदि आपने ध्यानपूर्वक नोट कर ली या सुन ली, समझ ली, तो इसके बाद में जॉब एप्लीकेशन का चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको इस फॉर्मेट से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जॉब एप्लीकेशन मैंने कहा था कि किसी नौकरी के लिए दिया जाने वाला आवेदन होता है, उसके लिए हम जॉब एप्लीकेशन, जॉब लेटर के बारे में बात कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे होगा। हालांकि मैंने फॉर्मेट बता दिया है, लेकिन जॉब एप्लीकेशन की फिक्स बातें क्या है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो वो आपको बड़े ध्यान से देखनी है। ये हमारा मार्जिन, जिसे अपन हाशिया बोलते हैं, ठीक है। ये मार्जिन या हाशिया हो सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम जॉब एप्लीकेशन में सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस जानते हैं सभी सेंडर्स एड्रेस क्या होता है। जैसे मैं पत्र लिखने वाला हूँ, जॉब एप्लीकेशन मैं लिख रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी जो राइटर होता है लेटर का, यानी लेटर का जो लेखन करने वाला था, लिखने वाला होता है, उसका एड्रेस इसमें आएगा। मैंने आपको कहा था कि 2 या 3 लाइन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ डेट लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? डेट। डेट के बाद में, डेट का फॉर्मेट मैं आपको बताऊँगा, मैंने अभी बताया नहीं है। अब डेट के बाद में हम क्या करेंगे? डेट के बाद में रिसीवर्स एड्रेस करेंगे। क्या करेंगे? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस से पहले आपको क्या करना है भाई? मैंने आपको भी विशेष बात बताई थी कि यहाँ पे लाइन छोड़नी होगी। हालांकि लाइन आप सभी में छोड़ सकते हैं इनमें, बट यहाँ ज़रूरी है। रिसीवर्स एड्रेस में, रिसीवर एड्रेस में यानी जो लेटर प्राप्त करने वाला है, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे? एड्रेस लिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको 3 बातें बताई थी। कितनी बातें? 3 बातें। पहली बात जिसमें हम लिखेंगे पद का नाम लिखेंगे, यानी द लगा कर ये पद का नाम लिखा जाएगा। जैसे मान लो मैं स्कूल में एप्लीकेशन लिख रहा हूँ जॉब के लिए, तो मैं लिखूँगा द डायरेक्टर सर, या फिर मान लो जैसे द प्रिंसिपल, ऐसे हमें लिखना होता है। इसके बाद में हम संस्था का नाम लिखेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा इसी के अंदर, वो क्या होगा? संस्था का नाम होगा, ठीक है। संस्था या कंपनी का नाम होता है। उसके बाद में फिर हम जगह का नाम लिखेंगे, यहाँ पे जगह का नाम। तो ये बातें आपको उस दिन मैंने समझाई थी, आज भी मैं बता रहा हूँ, वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। तो वही बात है जो मैंने पहले बताई थी, लेकिन जो फिक्स बातें हैं वो कौन सी आएगी वो भी अभी अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है।
सब्जेक्ट में क्या होगा, देखिए अब मैंने वहाँ पे क्या हुआ कि जब अपन फॉर्मेट की बात की थी फॉर्मल लेटर्स में पिछले वीडियोज में, तो मैंने कहा था यहाँ पे सब्जेक्ट आपको लिखना है। अब देखो इसमें जॉब एप्लीकेशन में क्या सब्जेक्ट लिखना है, फिक्स बात है, आपको यही लिखना है। इसमें क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब कौन सी पोस्ट है उस पोस्ट का यहाँ पे नाम लिखना है। इट मीन्स हम कह सकते हैं पद का नाम। यानी आप कौन सा पद लेने जा रहे हैं, ध्यान रखें यहाँ पे आप किस पोस्ट पे जा रहे हैं, आप किस पोस्ट पे जा रहे हैं वो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद में सर या मैडम, आप जो भी आपका डायरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको लिखना होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी ये जो बात है बॉडी ऑफ द लेटर्स, जो हमारा मैसेज कंप्लीट रूप से हमें लिखना है 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में, तो वो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फिक्स बात हमें लिखनी होगी। उसके लिए आपको मैं बता दूँ, ये कुछ फिक्स लाइंस हैं जिनका हमें यूज़ करना है इस जॉब एप्लीकेशन में। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ से ही करना है, जो आपका मार्जिन है, जो हाशिए से आप हिंदी में बोलते हैं, उसी के साथ में ही आपको लिखना होगा। इसमें लिखना होगा विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द, यहाँ पर आएगा अखबार का नाम या न्यूज़पेपर का नाम, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द, अखबार का नाम। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे डेटेड। अब डेटेड में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डेटेड में आपको क्या करना होगा, डेट लगानी होगी, दिनांक। किस दिनांक को अखबार में जब आपने ये एडवर्टीजमेंट देखा तो किस दिनांक को देखा। उसके बाद में आपको लिखना होगा फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर पद का नाम लिखना होगा, जिस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। क्योंकि उसमें जैसे मान लो कि हो सकता है अलग अलग पोस्ट निकली होगी, लेकिन जिस पोस्ट के लिए निकला है उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, ये बात बता रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आई ऑफर माई सेल्फ as a candidate for the same and submit my resume, biodata या curriculum vitae. My resume, a candidate for the same and submit my resume for your kind consideration, ये लिखा जाएगा। इसके बाद if I am given a chance, I shall prove myself. If I am given a chance, तो क्या होगा, I shall prove myself as a valuable asset. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे hoping to receive an early and favorable
डिसीजन, ये लिखा जाएगा। अब इसके बाद में फिर आपको वही जो मैंने आपको बताया था पहले, थैंकिंग यू, इसके बाद में योर्स ट्रूली, फिर उसके बाद में यहाँ पे नेम, लिखने वाला कौन है, जो राइटर है, सेंडर्स एड्रेस जिसे अपन बोलेंगे, उसका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। अब लास्ट में ये जो नेम है इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, ये बातें भी अपन इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी। तो पहले ये समझ लेते हैं, जो मैंने आपको ये बात बताई है, यानी इस बॉडी ऑफ लेटर में जो मैंने आपको सर के बाद में लिखा है, ये आपको फिक्स ही जब भी जॉब एप्लीकेशन कोई सा भी आ जाता है तो आपको ये बातें फिक्स याद रखनी है। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी लिख लिख के, इसमें लर्न करने के बारे में। तो बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा नहीं है, 3-4 लाइन का मैटर है, तो आप बिल्कुल आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जैसे इसमें लिखा है विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द, यहाँ पे अखबार का नाम आ जाएगा कि जो आपका विज्ञापन है उसके संदर्भ में, ठीक है, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द, अखबार का नाम यानी अखबार में जिसमें आपने डाला, दिनांक इस दिनांक को, फॉर द पोस्ट ऑफ, इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए यानी इस पोस्ट के लिए दिनांक को जिस अखबार में आपका विज्ञापन, उसके संदर्भ में मैं क्या कर रहा हूँ, आई ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट, एक कैंडिडेट प्रतिभागी के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने आप को, किसके लिए, फॉर द सेम, उसी बात के लिए, सेम का मतलब उसी पोस्ट के लिए, एंड सबमिट माई रिज्यूम, और मैं मेरा रिज्यूम का मतलब बायोडाटा, ठीक है ना, बायोडाटा अपन जिसे अपना खुद का वृत्तांत, जीवन वृत्तांत लिखा जाता है, उसके बारे में कंप्लीट हमारी जो बातें होती है उसके बारे में वो लिखी जाती है, वो रिज्यूम होता है, जिसे CV भी बोला जाता है, कैरिकुलम वाइटी। तो ये तीनों बातें होती है, रिज्यूम, बायोडाटा एंड कैरिकुलम वाइटी, ठीक है, इसे अपन शॉर्ट में CV बोलते हैं। तीनों लिख सकते हैं, माइनर डिफरेंट होता है, बट हमें यहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में सबमिट माई रिज्यूम योर काइंड कंसिडरेशन, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं मेरा रिज्यूम भी क्या कर रहा हूँ, सबमिट करवा रहा हूँ, है ना, टू योर काइंड कंसिडरेशन। आगे हमने लिखा कि इफ़ आई एम गिवन ए चांस आई शेल प्रूव माई सेल्फ, यदि आप मुझे चांस देते हैं तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं सिद्ध कर दूँगा अपने आप में, एज ए वैल्यूएबल असेस्ट, एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में। वैल्यूएबल असेस्ट मीन्स क्या होता है, मूल्यवान संपत्ति होती है, उसके रूप में मैं प्रस्तुत सिद्ध करूँगा, सॉरी। उसके बाद में हमने सेकंड जो पैरा था उसमें लिखा है होपिंग टू रिसीव एन अर्ली एंड फेवरेबल डिसीजन। ये कह रहा है कि एक जल्दी ही और एक फेवरेबल डिसीजन को प्राप्त करने की आशा में। फेवरेबल का मतलब अनुकूल होता है, मतलब मेरे जिससे मेरे अनुकूल जो डिसीजन आए और एक जल्दी डिसीजन आए, उसकी आशा को लेते हुए या वैसी आशा प्राप्त करते हुए कि वैसा होगा। ये हमने क्या लिखा है इसमें, ये फिक्स बातें हैं जो हमें याद रखनी होती है। मैंने आपको पहले ही बताया, थैंकिंग यू लिखना है, योर्स ट्रूली लिखना है, नेम लिखना है, और इस नेम के जस्ट नीचे जब आपका यहाँ नेम हो जाता है, आप लिखने वाले हैं लेटर, ठीक, आप यहाँ पे राइटर हैं, आपका राइटर का नाम आएगा, उसके बाद में क्या लिखना है वो बात मैं बताऊँगा, ध्यान दे सभी। जॉब एप्लीकेशन में लेटर लिखने वाले के बारे में पूरी बातें होगी, क्योंकि आप यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं भाई, आप सभी को पता है कि आप सभी के सभी यहाँ पर एक जॉब लेने जा रहे हैं, तो आप अपने बारे में वहाँ पे अगर नहीं बताएंगे आपकी क्वालिटी वगैरह या आपका नाम, ये सब बातें, तो फिर वो कोई तात्पर्य नहीं रहता है। ज़रूरी भी होती है सब बातें ये बताना वहाँ। तो चलिए हम उसके बारे में नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हालांकि लेटर पूरा नहीं हुआ अभी, ये बायोडाटा होने पर ही ये लेटर जॉब एप्लीकेशन पूरा माना जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा, उसके जस्ट बाद में आपने नेम लिखा, उसके बाद में हम लिखेंगे एनक्लोज्ड, यहाँ लिखेंगे आप रिज्यूम, बायोडाटा भी लिख सकते हैं, CV भी लिख सकते हैं, तीनों बातें होती है, आपको एक बात लिखनी होती है, ठीक। अब यहाँ बीच में आप हेडिंग डालेंगे रिज्यूम,
ये आपने लिखा। ठीक, अब रिज्यूम में क्या लिखना है ये आपको बात बतानी है मुझे। यहाँ ये आपका हाशिया है ये। अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अपना नाम। अपना नाम लिखा जाएगा। नेम के बाद में आप लिखेंगे फादर्स नेम, आपके पिता का क्या नाम है। उसके बाद में फिर आप लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, DOB बोल सकते हैं आप, डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप एज लिख सकते हैं, दोनों में से एक बात होगी। ये होने के बाद में फिर आपको लिखना होता है आपका एड्रेस। एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद में आपको लिखना होगा फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के बाद में आपको लिखना होगा ईमेल, आपका जो एड्रेस होता है ईमेल एड्रेस। ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस एक ही बात है। ईमेल एड्रेस होने के बाद में फिर आपको लिखना होगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कैसे लिखी जाती है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में से आप नंबर लगाएंगे एक, पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे मान लो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जैसे मान लो कि आपने आर्ट्स से किया तो आप MA हैं, साइंस से किया तो MSc हैं, कॉमर्स से किया तो MCOM है। उसके बाद में फिर आप ग्रेजुएशन के बारे में लिखेंगे, ग्रेजुएशन स्नातक होता है। उसके बाद में फिर आप क्लास 12th के बारे में लिखेंगे। फिर आप चौथी बात लिखेंगे क्लास 10th के बारे में, 10th के बारे में। ये सब बातें हो जाती है। इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बाद में अदर क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, अदर क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है। जैसे मान लो आप टेक्निकल में आपने कोई डिप्लोमा ले रखा है, लाइब्रेरी का आपने डिप्लोमा ले रखा है, अन्य जो भी होती है वो बातें आपको लिखनी होती है। ये होती है अदर क्वालिफ़िकेशन के बारे में। ठीक, अदर क्वालिफ़िकेशन के बारे में लिखने के बाद में मैं इधर बता रहा हूँ आपको, फिर आप क्या करेंगे, क्वालिफ़िकेशन आपने लिख दी, उसके बाद में आप सैलरी के बारे में बात करेंगे। ठीक, सैलरी के बारे में बात नहीं करके पहले लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, भाषाएं आपको कौन कौन सी आती है, उसके बारे में आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद में फिर आपको सैलरी के बारे में लिखना होगा, आप कितनी सैलरी चाहते हैं, सैलरी के बारे में आपको लिखना होगा। सैलरी के अलावा आप हॉबी लिख सकते हैं, आपकी हॉबी क्या है। और हॉबी के बाद में फिर आपको लिखना होता है रेफरेंस, यानी आप यहाँ पर आ रहे हैं किसके माध्यम से आ रहे हैं, किस पर्सन का रेफरेंस आप देना चाह रहे हैं, जिससे आपकी अच्छी जान पहचान होती है। उसके माध्यम से भी आप लिख सकते हैं कि मैं उक्त आदमी के कहने पर, या अन्य कोई जो रेफरेंस आपका होता है वो आप यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं। तो ये सब बातें क्या होती है, रिज्यूम में लिखी जाती है या बायोडाटा में लिखी जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो भी आपको बातें बताई हैं ये सभी के सभी जॉब एप्लीकेशन का जो बायोडाटा होता है, सॉरी जॉब एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है उसके बारे में हमने आज बात की। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी क्वेरी है वो आप मुझे बिल्कुल आसानी से कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर। डेफिनेटली आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको दो बातें बताई हैं, एक तो जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है, फिक्स बातें हैं, उसमें चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊँगा। मैं कुछ आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस करवाऊँगा, यहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊँगा क्वेश्चंस के। तो जो भी क्वेश्चन आए इनसे हमें बाहर लिखनी। हाँ देखिए, मैं आपको एक बात कहना ये भूल रहा हूँ कि रिज्यूम में आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि आपको ऐसे लेकिन एक सीरियल वाइज लिखना, एक ऑर्डर में लिखना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे क्या है कि आपके नंबर कटने की संभावना बहुत कम बन जाती है। और वैसे तो आप लिख सकते हो कि भाई रिज्यूम में नाम लिख दिया, फादर नेम लिख दिया, उसके बाद में कोई सी बातें कहीं लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक रिज्यूम का भी क्या होता है, एक सीरियल वाइज होता है, ज़्यादा अच्छा रहेगा अपन कंटिन्यू लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि आप जॉब लेने जा रहे हैं, आप नौकरी लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी अलग छाप होगी। तो उससे क्या होता है कि एक जॉब देने वाले पर इफ़ेक्ट पड़ता है और उस इफ़ेक्ट के माध्यम से फिर आपकी क्या है कि वो जॉब आपको मिलने की संभावना बन जाती है। हर बात का देखो, आज की दुनिया में क्योंकि कमी नहीं है लोगों की, यानी जॉब लेने वालों की कमी नहीं है,
तो वहाँ पर फिर यदि आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, तो आपको वरीयता दी जाती है। बाकी अगर आप सभी जानते ही क्या होता है सब। तो आई होप ये बातें सबके समझ में आ गई होगी। जो भी मैंने आपको फॉर्मेट बताया, रिज्यूम का फॉर्मेट बताया है, अपन बात करेंगे अलग अलग। जैसे अपन क्वेश्चन आएगा हमारे सामने तो उसमें आंसर में हम बात करेंगे कि कैसे नाम लिखा जाता है, फादर्स नेम कैसे लिखा जाता है, ये सब क्वालिफिकेशन कैसे लिखी जाएगी, ये सब बातें अपन उसमें जब आंसर देंगे उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।